आज हम लोग एक नया चैप्टर देखने जा रहे हैं जो क्लास 10 का फोर्स चैप्टर है, चैप्टर 1। एक्चुअल में देखा जाए तो मूवमेंट ऑफ फोर्स चैप्टर का नाम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बेसिकली रोटेशनल मोशन के बारे में थोड़ा देख रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, इसको बोलते हैं टाउ। ठीक है, इस साइन जैसे इसको क्या बोलते थे, सिग्मा, इसको अल्फा बोलते हैं ना, तो इसको टाउ बोलते हैं। टॉर्क, टाउ बोलो, टॉर्क बोलो, या तुम इसको मूवमेंट ऑफ फोर्स बोलो, तीनों क्या है, सेम चीज है। ठीक है, अब ये होता क्या है, इसका डेफिनेशन देखो। ये बहुत जन डेफिनेशन करके रखता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट एक्चुअल डेफिनेशन क्या है देखो। द मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, फोर्स का जो वैल्यू है, and perpendicular distance of the line of action of force from the axis of rotation, perpendicular distance of the line of action of force from axis of rotation। इसका मतलब क्या है समझते हैं, इसका मतलब क्या है समझते हैं। पहले लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है ये समझते हैं। जैसे देखो, अगर मानो ये एक सर्कल है, ये एक समझ लो स्टेयरिंग व्हील है, ठीक है, और हम मानो यहां पे फोर्स लगा रहे हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, समझना। ठीक है, और हम बोल दिए ये जो दूरी है, ठीक है, ये है 2 मीटर, ये जो दूरी है यह है 2 मीटर। हमको टॉर्क निकालना है, हमको क्या निकालना है, टॉर्क। अब एक तो कन्वेंशन है, याद रखना, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हम लोग जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है उसको पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, और जो क्लॉकवाइज होता है उसको लिए मोमेंट ऑफ फोर्स को नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, यही साइन कन्वेंशन है, इसको याद रखना। टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, समझो। देखो, तो ये फोर्स इस सर्कल पे लग रहा है या स्टीयरिंग व्हील पे लग रहा है। ठीक है, तो हम टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम टॉर्क कैसे कैलकुलेट करें। देखो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मतलब समझना, एक जैसे यहां पे फोर्स लग रहा है ना, तो इस फोर्स को इस पूरा इमेजिनरी लाइन, ये यहां पे हम क्या बना सकते हैं, एक इमेजिनरी लाइन बना सकते हैं। मतलब ये फोर्स यहां कहीं पे भी ट्रेवल कर सकता है, बट याद रखना है ना, इसका वैल्यू बढ़ना चाहिए। मतलब अगर ये 2 न्यूटन है तो 2 न्यूटन ही होगा। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड। जैसे हम बोले फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन ईस्टवर्ड्स, ईस्टवर्ड्स, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी फॉर एग्जाम्पल फोर्स इस तरफ लग रहा है 2 न्यूटन, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, सॉरी, इस तरफ फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, और उसका डायरेक्शन कौन सा तरफ है, ईस्ट की तरफ। इसका ये मतलब है, तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, क्योंकि फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और ये हो गया डायरेक्शन। समझ आया, तो यही बोल रहा था, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो हमको इधर डायरेक्शन से, हमको यहां पे से क्या लेना है, इस 2 को उठाना है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हम लोग समझ रहे हैं। देखो, मतलब ये फोर्स कहीं भी जा सकता है, मतलब इसको उठा के हम यहां पे भी रख सकते हैं। तो देखा जाए ये सेम बात है, इधर हम लोग इस चक्का को पुश कर रहे हैं और इधर पे हम लोग पुल कर रहे हैं। देखो, पुश कर रहे हैं और यहां पे पुल कर रहे हैं, बट फोर्स का जो वैल्यू है वो वही है। मतलब हम इसको उठा के कहीं भी घसीट सकते हैं, बट इस लाइन पे देखो, इस डॉटेड लाइन पे ही, इस डॉटेड लाइन पे ही। समझ आया पहला। दूसरा, इसका वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और फाइनल बात, हम इसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये फोर्स ऐसे लग रहा था तो हम इसको इस तरीके से नहीं लगा सकते, तब ये अलग चीज हो जाएगा। देखो, हम इस फोर्स को ऐसे लगा देंगे तो ये अलग चीज हो गया। ठीक है, तो हम इसका डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब एक इमेजिनरी लाइन जहां पे फोर्स को तुम आगे पीछे कर सकता है। अब तुम समझो, इसका हम लोग आराम से समझ कर लेंगे। कैसे, देखो, ये सर्कल को यहां बनाते हैं तो हम फोर्स को कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो मानो हम फोर्स को इधर ले आए, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर, ये था 2 मीटर,
ये था 2 न्यूटन, तो मेरा टॉर्क आ जाएगा, बोलो 2 × 2 4 न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा? 4 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हुआ, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक तो बात देखो, यहां इसको मैं इरेज कर रहा हूं, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स था, तो हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, तो हम इसको आगे कर दिए थोड़ा। ठीक है, हम इसको घसीट के यहां ले आए, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि हम इसका वैल्यू चेंज नहीं किए, ना इसका हम डायरेक्शन को चेंज किए, पहला। दूसरा पॉइंट देखो, ये कितना डिग्री बना रहा है भैया? ये बना रहा है चच्चा 90 डिग्री। कितना बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। और कहां से बना रहा है? ये क्या है? पिवट पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां से वो कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। वही बात यहां पे लिखा हुआ है, मतलब फॉर्मूला में कितना चीज लिखा हुआ है अपन लोग को समझ ही नहीं आता है, तो अपन लोग को समझ आ गया। मतलब अगर कोई बॉडी है, ठीक है, ये तुम समझ गया अच्छा से, इसको हम इरेज करते हैं, या इसी में हम एक और चीज समझाते हैं। ठीक है, रुको, मानो देखो, अगर यही बॉडी रहता, ठीक है, और हम यहां पे फोर्स लगा रहे होते, हम यहां पे एक यहां पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, और एक यहां पे फोर्स लग रहा है, हमको बोल रहे हैं इसमें नेट टॉर्क बताओ। स्टार्ट। ये बॉडी है, यहां पे मानो 3 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, और यहां पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, हमको बोला नेट टॉर्क निकालो, नेट टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स या टाउ, जो बोलना है बोलो। ठीक है, अब समझना, हम तुमको एक हेल्प कर दे रहे, हेल्प नहीं, एक ये मान लो 2 मीटर है, और ये दूरी मान लो 3 मीटर है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा समझते हैं। पहले आप इसके लिए निकालते हैं, तो देखना, इसको अभी इरेज कर दे रहे, कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर हम इसको अलग से समझा। देखो, तो इसके वजह से मान लो ये फोर्स 1 है, इसके वजह से टॉर्क निकालते हैं, तो टॉर्क होता है, ठीक है, टॉर्क क्या होता है बोलो? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द। ठीक है, तो क्या होगा देखो, इसको आगे बढ़ाओ, ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, मतलब हम इसको उठा के कहीं भी घसीट सकते हैं। तो हम एक काम किए, हम इसको यहां से हटा के यहां पे रख दिए। कहां पे रख दिए? यहां पे। ठीक है, और ये कितना है? 2 न्यूटन, सॉरी 3 न्यूटन था, तो ये F1 फोर्स था। तो टॉर्क ड्यू टू F1 क्या आ गया बोलो? F1 इंटू, मान लो ये डिस्टेंस D1 है, ये डिस्टेंस क्या है? D1, ये न्यूटन नहीं होगा, मीटर होगा, यहाँ पे गलती से हम न्यूटन लिख दिए, मीटर होगा। ठीक है, 2 मीटर 3 मीटर, तो कितना हो गया? फोर्स F1 इंटू D1, तो F1 इंटू D1 कितना हो गया? 3 इंटू 2, जो कि हो गया 6 न्यूटन मीटर। और ये कैसे घुमाना चाह रहा है? ये इसको इस तरीके से, देखो इस तरीके से घुमा रहा है, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इसको प्लस कंसीडर कर ले रहे हैं, प्लस। ठीक है, और इधर हम तुम्हारे लिए बना दे रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया, अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, अब हम वो वाला फोर्स को बनाते हैं। इसको इरेज किए, इसको इरेज किए, इसको इरेज कर दिए। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए इरेज कर दिए। अब यहां पे एक फोर्स लग रहा था 5 न्यूटन F2, तो इसको भी हम कहीं भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो हम इसको, ये क्या हो गया? इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया। तो हम इसको उठाकर यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको रख दिए 5 न्यूटन। ठीक है, तो टॉर्क ड्यू टू F2 कितना हो जाएगा? तो F2 इंटू D2 कितना हो गया? देखो 5 इंटू 3 15 न्यूटन मीटर। और ये भी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, ये भी इस तरीके से घुमा रहा है, ये भी इस तरीके से घुमा रहा है, इसका साइन क्या होगा? प्लस। तो नेट टॉर्क कितना हो गया? नेट टॉर्क हो गया 6 न्यूटन मीटर प्लस 15 न्यूटन मीटर। ठीक है, ठीक है, देखो, तो हम लोग F2 की वजह से भी निकाल लिए और F1 की वजह से भी निकाल लिए। अब अगर मानो हम एक और फोर्स को ऐड करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो एक क्लॉकवाइज को भी हम लोग ऐड करते हैं। हम एक काम करते हैं, यहां पे भी एक फोर्स बना रहे हैं, ये मानो F3 फोर्स है। ठीक है, और ये मेरा पिवट पॉइंट है। ठीक है, और ये डिस्टेंस मान लो हम बोल दिए
2 मीटर। ठीक है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहाँ हो जाएगा, यहां हो जाएगा। देखो ठीक है, तुम इसको उठा के यहां पे ला सकते हैं, तुम इसको उठा के इसको यहां से इरेज कर दिए और इसको उठाकर यहां ले आए। ठीक है, वीडियो प्ले हो रहा है, इसको उठा के यहां ले आए, ये मान लो 2 न्यूटन है। ठीक है, तो इसके वजह से भी टॉर्क निकालते हैं। इसके वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा, देखो इसकी वजह से टॉर्क हो जाएगा टॉर्क 3 इज इक्वल टू F3 इंटू D3। तो कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 न्यूटन मीटर। ठीक है, 2 इंटू 2 4 न्यूटन मीटर। और इसका डायरेक्शन क्या है, ये इसको कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है। कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। तो ये घुमा रहा है क्लॉकवाइज, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, क्लॉकवाइज, रुक जाओ, इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस 4 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, देखो टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3। तो इसका साइन क्या है, माइनस, तो यहां पे क्या आएगा 4 न्यूटन मीटर। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 17 न्यूटन मीटर। क्या आ जाएगा, प्लस में 17 न्यूटन मीटर। मतलब मेरा नेट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, क्योंकि ये प्लस साइन क्या बता रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज की तरफ ये बॉडी घूमेगा और उसका वैल्यू क्या होगा, 17 न्यूटन मीटर। तो अगर एकदम डायग्राम एक्यूरेटली देख ले तो किस तरीके से डायग्राम था, फाइनल देख लो। डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया हुआ था, ये बॉडी है, यहां पे एक फोर्स लग रहा है, यहां पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, और यहां पे एक फोर्स लग रहा है, और यहां पे एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये 2 था, ये दूरी हम 2 मीटर बोल दिए थे। ठीक है, यहां पे क्या हो गया था, 3 इंटू 2, ये फोर्स 3 था, ये 2 मीटर था, और ये दूरी था, ये 5 न्यूटन का था, और ये 3 मीटर दूरी था। ठीक है, हम तुमको अलग अलग डिस्टेंस बता दिए थे। तो ये F1 था, ये F2 था, और ये F3 था। देखो, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हम लोग समझ गए। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स को हम एक लाइन पे, इमेजिनरी लाइन पे आगे पीछे कर सकते हैं, ना हम उसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं, मतलब 3 को हम 5 नहीं बना सकते, और ना उसका डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, बस वो इसी लाइन पे आगे पीछे मूव हो सकता है। ये वाला फोर्स इस तरीके से आगे पीछे मूव हो सकता है, और ये वाला भी इस तरीके से आगे पीछे मूव हो सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो डेफिनेशन यही है। और फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया, देखो जितना भी फोर्स है, जितना भी फोर्स है वो क्या कर रहा था, 90 डिग्री बना रहा था, 90 डिग्री बना रहा था। ठीक है, तो इसको लिख लो। देखो एक तो हम लोग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, इसमें क्या होता है, जैसे मानो एक तो समझ लो एक रूलर है, रूलर ऐसे, ठीक है, रूलर मानो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को क्या बोल देंगे, बैलेंस्ड है, इस पॉइंट को फलक्रम बोल दो, फलक्रम, या पिवट बोल दो, पिवट पॉइंट। ठीक है, अब मानो यहां पे हम कोई वेट लटकाए हैं, यहां पे कोई वेट लटकाया है, ठीक है, और फलक्रम कहां पे हम बोल दिए अभी के लिए, समझ लो 50 सेंटीमीटर पे, ये 0 सेंटीमीटर है और ये 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब समझना, ठीक है, अब जरूरी नहीं है ये 50 सेंटीमीटर पे ही हो, ये यहां पे भी हो सकता है और ये यहां पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो तुम इसको 50 अभी के लिए छोड़ दो और इधर से भी इसको रिमूव कर दो, छोड़ो, हटाओ। ये कोई पॉइंट है, ये पी पॉइंट है जहां पे फलक्रम को रखा गया है, समझा। अब समझना, मानो यहाँ पे W1 लटका है, यहाँ पे मानो एक और वजन लटका है W2, ये है W3। ठीक है, ये P पॉइंट पे ये W1 है, ये W2 है, W3 है। ठीक है, अब देखो ये पूरा जो स्केल है या रूलर है ये बैलेंस्ड है, मतलब जो बीम बैलेंस होता है ना, जो यहाँ पे ऐसे बैलेंस हो जाता है, तो यहाँ का टॉर्क और यहाँ का टॉर्क दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, इसीलिए ये सेंटर पे है। मतलब एक तो बात समझते हैं, मतलब ये क्या बोलता है, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा टोटल क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है, ये कैसे घुमा रहा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज,
ये इसको किस तरफ गिराएगा, इस तरफ, इस तरफ, ये इसको किस तरफ घुमाएगा, इस तरफ, तो ये दोनों इस तरफ घुमाना चाह रहा है और ये इस तरफ घुमाना चाह रहा है, इस तरफ। देखो, तो ये दोनों मिलके जो टॉर्क लगा रहा है वो अकेले इस, ये जो W3 है उसको क्या कर दे रहा है, बैलेंस कर दे रहा है। तो समझ रहा है, दो एक साथ दम लगा रहा है बेचारा, ये अकेले बैलेंस कर दे रहा है। तो मतलब सीधा हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो मान लो ये दूरी है L2, ये दूरी है L1, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा कहां से देखते हैं, पाइवट से, और ये डिस्टेंस है मानो L3। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और एक बात याद रखना, वेट का मतलब ही क्या होता है, फोर्स। वेट मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, माने कि mg। ठीक है, याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, वेट और mg तीनों सेम बात होता है, इसी को आधा को पता नहीं है। तो ये एक्चुअल में फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। ठीक है, अगर मास लिखा रहता तो हम लोग कैसे लिख देते, mg लिख देते, m1g, W2 क्या हो जाएगा m2g, और W3 क्या हो जाएगा m3g। ठीक है, समझ आ गया। तो टोटल क्लॉकवाइज इसके वजह से एंटी क्लॉकवाइज, इसके वजह से भी एंटी क्लॉकवाइज, और इसके वजह से क्लॉकवाइज। तो टोटल एंटी क्लॉकवाइज कौन कौन कर रहा है, ये और ये। तो क्या हो जाएगा, देखो W1 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो W1 L1 प्लस इसके वजह से कितना आ रहा है, W2 L2, और यहां पे क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है, ये क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है ना पूरा रूलर को, तो क्या हो जाएगा W3 L3। ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, मतलब टोटल क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज। अगर मानो यहां पे एक और वजन लटका देते हैं, फॉर एग्जांपल W4, और यहां पे मानो ये डिस्टेंस हम बोल देते हैं L4, तो क्या हो जाता, यहां पे एक और आ जाता W4 L4, क्योंकि ये दोनों मिलके एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है और ये दोनों मिलके एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों का समेशन इज इक्वल टू ये दोनों का समेशन, दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो ये जो स्टेट है, ये हम लोग कौन सा स्टेट बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब पूरा स्केल इक्विलिब्रियम पे, नेट फोर्स नहीं, नेट टॉर्क बॉडी पे क्या है, 0 है। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे को क्या कर दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है, इसीलिए ये जो रूलर है ये एकदम फलक्रम पे बैलेंस्ड है। समझ आ गया, इसी कंसेप्ट पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, समझ आ गया। और एक तो कंसेप्ट बता दे रहे, देख लो, कभी भी मानो फोर्स लिखा है 50 kgf, ठीक है, तो याद रखना ये क्या है, फोर्स होता है, जहां पे भी kgf लिखा है वो फोर्स है। तो फट से तुम क्या लिख सकते हैं, मास कितना हो जाएगा 50 kg, f को काट दो, सिंपल। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या है, वेट है, ये एक्चुअल में क्या है, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों चीज सेम होता है, जो यहां पे हम बोला बात लिखे। अब अगर मानो वेट ड्यू टू ग्रेविटी 50 kgf है, तो kgf मतलब क्या होता है, kgf मतलब एक, मानो कोई बॉडी है जिसका मास है 1 kg, उस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो उस पे तो कितना लग रहा है, W या फोर्स क्या हो जाएगा, mg। तो m कितना है 1, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है g, तो कितना हो जाएगा 1g हो गया बेसिकली। ठीक है, तो वेट ऑन 50, अगर 1 किलो का बॉडी पे इतना फोर्स लग रहा है तो 50 किलो का बॉडी पे कितना लगेगा, 50, और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। देखो कितना हो जाएगा, 50 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर 1 किलो का बॉडी था तो एक्चुअल में याद रखना ये जो लिखा रहता है ये कुछ नहीं है, मास इंटू ग्रेविटी है बस, और कुछ नहीं। तो अगर हम वेट का जगह क्या लिख दे, वेट का जगह हम क्या लिख सकते हैं, mg, तो mg इज इक्वल टू 50g हो गया, g और g कट गया, तो मेरा मास कितना आ गया 50 kg। ठीक है, 50 kg आ गया। तो अगर देखो g को जनरली हम लोग 10 लेते हैं, अगर 9.8 ले लेगा तो फोर्स कितना हो जाएगा 9.8 न्यूटन, और अगर 10 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। मतलब 1 kgf कितना होता है, 1 kgf होता है 10 न्यूटन के बराबर। ठीक है, सिंपल याद रखना, तो वो ट्रिक बता रहे, ट्रिक भी कुछ नहीं है,
अगर कहीं पे भी 50 kgf लिखा हुआ है, ये होगा वेट या फोर्स, तो मास फट से तुम क्या लिख सकते हैं 50 kg, ठीक है। और अगर मानो कहीं पे लिखा हुआ है 100 ग्राम फोर्स, क्या लिखा हुआ है 100 ग्राम फोर्स, ये भी क्या है वेट है, या तुम क्या बोल सकते हैं इसको फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी या वेट ड्यू टू ग्रेविटी। तो फट से मास कितना हो जाएगा 100 ग्राम, 100 क्या हो जाएगा ग्राम, समझा। ये सिंपल कंसेप्ट है, ये जब आएगा तो ये हम तुमको समझा देंगे। तो कहीं पे भी केजीएफ रहता है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है, केजीएफ सीधा क्या होता है 1 किलो का बॉडी को अर्थ कितना फोर्स से खींच रहा है, तो कितना हो जाएगा 1 kg इंटू 1 g, और g का वैल्यू 9.8 लेंगे तो 9.8 इंटू 1 9.8, और अगर g का वैल्यू 10 ले लेंगे तो 10 न्यूटन आ जाएगा। तो 1 kgf कितना होता है 10 न्यूटन, खत्म। ठीक है, ये कंसेप्ट को याद रखना है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे हम लोग को सारा सम्स करना है।